हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी जीके आईक्यू में। हम लोग आधुनिक भारत इतिहास को पढ़ रहे हैं लुसेंट के ऑब्जेक्टिव बुक से। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 14, 15 और 16। आज इस वीडियो के माध्यम से एक्सरसाइज 17 को हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। इसके साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे प्रथम क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा था? तो अंग्रेजी शासन का प्रभाव आर्थिक क्षेत्र पर अधिक पड़ा था। तो ए का 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे, सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया है ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चरण और सूची 2 में उसकी विशेषता दिया है। तो सूची 1 में ऑप्शन नंबर ए में दिया है वाणिज्य चरण। वाणिज्य चरण कब से कब से था? तो 1757 से 1813 ईस्वी तक वाणिज्य चरण था। इसकी क्या विशेषता थी? तो इसकी विशेषता थी एकाधिपत्य, व्यापार व प्रत्यक्ष विनियोग का काल था। तो 1 का ए हो जाएगा इसकी विशेषता। बी का है औद्योगिक चरण। औद्योगिक चरण कब से कब तक था? 1813 से 1860 ईस्वी के मध्य था। इसकी क्या विशेषता थी? इसकी विशेषता मुक्त व्यापार का काल था। और सी है वित्तीय पूंजीवाद। वित्तीय पूंजीवाद कब से इसका चरण था? 1860 से 1947 ईस्वी तक था। इसकी विशेषता थी ब्रिटिश पूंजी निवेश का काल था। तो इस पर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई थी? तो भारत में अंग्रेजों की लूट प्लासी के युद्ध के पश्चात शुरू हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दहसाला व्यवस्था को ब्रिटिश काल में भारतीय भू राजस्व को नहीं अपनाया था। दहसाला व्यवस्था को, इस अस्थायी बंदोबस्त को अपनाया था, रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया था और महलवाड़ी व्यवस्था को अपनाया था। इस प्रकार आपका नहीं पूछ रहा था, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा दहसाला व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? तो भारत में प्रथम रेल लाइन जॉर्ज क्लार्क ने बिछाई थी। जॉर्ज क्लार्क आपका राइट आंसर हो जाएगा, जॉर्ज क्लार्क। अगला क्वेश्चन है, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन मतलब ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किसके बीच में थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, किसके बीच पूछ रहा है, किसके बीच थी? तो कलकत्ता और आगरा के बीच थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये ध्यान देखिएगा, ये प्रथम रेल नहीं चला था, ये पूछ रहा पहली टेलीग्राफ लाइन कब कहाँ से शुरू हुई थी? तो ये आपका हो जाएगा कलकत्ता से आगरा के बीच। अगर यही पूछता है कि प्रथम रेल कहाँ से कहाँ तक चला था, तो ये आपका राइट आंसर होता मुंबई से थाने। तो इसलिए आपका टेलीग्राफ लाइन पूछ रहा है तो कलकत्ता और आगरा हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया था? तो ये किसने अधिक लाभ प्राप्त किया था? तो ये जमींदारों ने अधिक लाभ प्राप्त किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है, जमींदार। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? तो भारत में पहली सूती वस्त्र मिल मुंबई में शुरू किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मुंबई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? तो इसका राइट आंसर मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था
हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था। एक बार क्वेश्चन को फिर से देखिएगा। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में कौन सी कृषकों के हितों में अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? तो ये मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा बंगाल और बिहार का अस्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था? तब क्या पूछ रहा है, बंगाल और बिहार का अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही रैयतवाड़ी व्यवस्था को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया था? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1793 ऑप्शन नंबर बी, 1793 में रैयतवाड़ी व्यवस्था अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था 1793 ईस्वी में। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू किया गया था? आगे क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी को व्यवस्था कब लागू किया गया था? तो ये हो जाएगा 1820 ईस्वी में। देखिए, अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ था 1793 ईस्वी में और रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था 1820 ईस्वी में। अब अगला क्वेश्चन है, पहली बार औपचारिक रूप से महलवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? तो ये आपका हो जाएगा 1822 ईस्वी में। औपचारिक रूप से महलवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? तो 1822 ईस्वी में। ये आप क्वेश्चन को तो माइंड में सेट कर लीजिएगा। अस्थाई बंदोबस्त 1793, रैयतवाड़ी बंदोबस्त 1820 और महलवाड़ी बंदोबस्त 1822 है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त जिन क्षेत्रों में लागू किए गए उसमें शामिल था अस्थाई बंदोबस्त में बंगाल शामिल था, बिहार भी शामिल था, उड़ीसा भी शामिल था, मद्रास के उत्तरी जिले भी शामिल थे और बनारस में भी शामिल था। इस प्रकार आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, सभी 1 2 3 और 4 5 राइट आंसर सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो ये आपका बिहार हो जाएगा, अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध बिहार था। अगला क्वेश्चन है, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? 18वीं सदी में तो यह हो जाएगा ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में है मौजूद, ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर। अगला क्वेश्चन, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो ये आपका हो जाएगा दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र के द्वारा ही नील दर्पण का लेखन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे? तो ये बहुत इसको VVI क्वेश्चन कर लीजिएगा, VVI क्वेश्चन है। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे? तो ये लगाए गए थे वायनाड जनपद में, वायनाड जनपद में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादक किसने दिया था? तो किसने के द्वारा दिया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही ड्रेन थ्योरी दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो प्रथम जनगणना किसके काल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के समय हुई थी, लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे? तो ये हो जाएगा आपका रैयतवाड़ी बंदोबस्त से सर टॉमस मुनरो संबंधित थे। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा मुंबई से थाने बीच। देखिए किस नगरों में हुआ था? तो मुंबई से थाने। आप पूछेगा 1853 में रेलवे लाइन टेलीग्राफ लाइन कहाँ बिछाई थी? तो ये हो जाएगा आपका कलकत्ता से आगरा के बीच में। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था?
तो ये आपका हो जाएगा छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्त। छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्त शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता थी, इसलिए मुख्य शिक्षा का प्रसार का मुख्य उद्देश्य था। तो ये ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? तो ये हो जाएगा 89%, 89% तय देना था। अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्र में लागू की गई उनमें शामिल थे। तो किन क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किए गए थे? तो मद्रास प्रेसिडेंसी, बी है 2 नंबर में है मुंबई प्रेसिडेंसी, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा 1, 2, 3, 4 और 5। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक, द फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट इन नॉर्थर्न इंडिया, किसे कहा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा, किसे कहा जाता है? तो मार्टिन बर्ट को कहा जाता है। उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक मार्टिन बर्ट को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर, मतलब 91% भूमि पर अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था थी। कौन से भू राजस्व व्यवस्था थी जिसमें 51% मतलब आधा से भी ज़्यादा अपनाया गया था ये व्यवस्था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत में उपनिवेशी काल में हिटली आयोग का उद्देश्य क्या था? तो हिटली आयोग का उद्देश्य क्या था भारत में? तो ये आपका हो जाएगा श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिश प्रस्तुत करना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिश से प्रस्तुत करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध में चलने वाला समिति देहता का प्रथम बैंक कौन था? एक बार फिर से देखिएगा क्वेश्चन को, कि भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देहता का प्रथम बैंक कौन था? तो ये था अवध कमर्शियल बैंक था। अवध कमर्शियल बैंक था। ऑप्शन नंबर बी, अवध कमर्शियल बैंक। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मुंबई प्रेसिडेंसी, दोनों में लागू किया गया था रैयतवाड़ी व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 ईस्वी में पारित एल्बर्ट विल का उद्देश्य क्या था? तो एल्बर्ट विल का उद्देश्य क्या था? जहाँ तक अदालतों की दंडित अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन ये भी ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है कि एल्बर्ट विल कब पारित किया गया था? एल्बर्ट विल पारित किया गया था 1883 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, ये मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो आपका हो जाएगा, पहला दिया है बड़े सामंतों को आवंटित भूमि। तो ये हो जाएगा जागीरदारी प्रणाली हो जाएगा। ए का 1 हो जाएगा। दूसरा है मालगुजारी के इजारेदारों अथवा तहसीलदारों को आवंटित भूमि। तो ये हो जाएगा जमींदारी प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा 4, बी का 4 हो जाएगा। सी कह रहा है उप किराएदारी पर देने
गिरवी रखने, हस्तांतरण करने, उपहार देने या विक्रय करने के अधिकार सहित प्रत्येक किसान को आवंटित भूमि, ये हो जाएगा आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था था। डी है ग्राम्य स्तर पर की गई भू राजस्व बंदोबस्त, ये उसका हो जाएगा ग्राम्य स्तर पर मालवाड़ी। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था ब्रिटिश काल में? तो क्यों नहीं हुआ था? तो भारी उद्योगों का अभाव था, इसलिए स्वतंत्र विकास नहीं हुआ था। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, यद्यपि भारत के व्यापार पर 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु फिर भी किस वस्तु का व्यापार केवल कंपनी के लिए ही सुरक्षित रखा गया था? तो ये था चाय। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया था? तो ये हो जाएगा 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त 1793 के तहत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी किए, इसका कारण क्या था? तो इसका कारण था जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। ऑप्शन बी हो जाएगा, जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, अस्थाई बंदोबस्त के तहत सरकार ने जमींदारों से हमेशा के लिए लगान निश्चित किया, इसी कारण इसे अस्थाई बंदोबस्त कहा गया। बिल्कुल सही है। दूसरा का कथन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत सरकार ने रैयतों से लगान निश्चित किया, इसी कारण इसके रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया। ये भी सत्य है। कथन 3 है, महलवाड़ी व्यवस्था के तहत प्रत्येक खेत के आधार पर भू राजस्व निर्धारित नहीं किया गया, बल्कि प्रत्येक महाल मतलब जागीर का एक भाग जिसे महाल कहा जाता था के अनुसार निश्चित किया गया, इसलिए यह व्यवस्था महलवाड़ी व्यवस्था कहलाया। ये भी कथन सही है। इस प्रकार उपयुक्त कथन 1, 2 और 3 तीनों सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, ये भी सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया है भू राजस्व व्यवस्था और सूची 2 में दिया है इससे संबंधित व्यक्ति कि कौन से भू राजस्व व्यवस्था में कौन से व्यक्ति संबंधित थे, ये दिया है। ये आपका दिया है। तो अस्थाई बंदोबस्त से संबंधित थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, चार्ल्स ग्रांट और जॉन शोर। तो ए का 1 हो जाएगा। बी है रैयतवाड़ी व्यवस्था से किसने संबंधित थे? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था से कैप्टन रीड, थॉमस मुनरो, एलिफिंस्टन। तो बी का 2 हो जाएगा। ऑप्शन सी है महलवाड़ी व्यवस्था, मतलब महलवाड़ी व्यवस्था किन व्यक्ति से संबंधित थे? तो ये हो जाएगा होल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ट। तो सी का 3 हो जाएगा। इस प्रकार आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1 में मौजूद है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, महलवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी उनमें शामिल है, मतलब कौन कौन से ऐसा क्षेत्र है जो इसमें महलवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी? तो ये था गंगा घाटी में लागू किया गया था, सही है। दोआब के उत्तर पश्चिम प्रांतों में भी लागू किया गया था, जिसको पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये भी सही है। मध्य भारत के कुछ भाग में लागू किया गया था, ये भी सही है। मराठों के अधिकृत प्रदेश, ये भी इसमें भी लागू किया गया था और पंजाब क्षेत्र में लागू है। इस प्रकार आपका सभी हो जाएगा, सभी में लागू है। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट, सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी ये भी सूची मिलान करना है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 में दिया है काश्तकारी अधिनियम, ये सूची 2 में दिया है इसका वर्ष। तो पहला ए में दिया है बंगाल काश्तकारी अधिनियम, तो ये हो जाएगा 1885 ईस्वी। दूसरा का है अवध लगान अधिनियम एवं मद्रास काश्तकारी विधेयक, ये हो जाएगा 1886 ईस्वी।
दक्कन काश्तकारी अधिनियम 1879 हो जाएगा 79। डी है मध्य प्रांत काश्तकारी विधेयक 1883 हो जाएगा। इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मतलब कौन से किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये इससे पहले 1 मिनट इसमें थोड़ा पीछे बी में वही छूट गया क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 छूट गया है। कह रहा है आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा का माध्यम को लेकर उठे प्राच्य आंग्ल विवाद का अंत मैकाले के प्रापत्र से हुआ था। इसके अनुसार किस भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया था। तो ये हो जाएगा आपका अंग्रेजी भाषा का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ये हो जाएगा आपका यूट के घोषणा पत्र, यूट के डिस्पैच से, मतलब 1854 ईस्वी को पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये आपका हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों एक बार ये फिर से क्वेश्चन को देख लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिक्षा से संबंधित आयोग या समिति को पहचान करें, मतलब कौन कौन से समिति हैं जो शिक्षा से संबंधित है। तो ए में आपका दिया है हार्टोग समिति, हार्टोग समिति ए में दिया है हार्टोग समिति, ये शिक्षा से संबंधित था, सही है, ये फर्स्ट सही है। दो में दिया है लिंडसे आयोग, लिंडसे आयोग जो कि हुआ था 1929 ईस्वी में, ये भी सही है, शिक्षा से ये भी संबंधित था। तीसरा में दिया है सप्रू समिति, ये भी सही है। और चौथा में दिया है सार्जेंट योजना, ये भी सही है। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 एवं 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस सिद्धांत का यह अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाए और इस वर्ग से छन छन कर शिक्षा का प्रभाव जनसाधारण तक पहुँचे। तो ये था अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चार्ल्स ग्रांट को। अगला क्वेश्चन है हिंदू कॉलेज कलकत्ता में स्थापित किया गया था कब? 1817 ईस्वी में। ये भी क्वेश्चन पूछता है हिंदी कॉलेज कब स्थापित किया गया था? 1817 ईस्वी में। कहाँ स्थापित किया गया था? कलकत्ता में, जो कि पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था, जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, मतलब हिंदू शिक्षा का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था डेविड हेयर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए डेविड हेयर। क्वेश्चन दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो डेविड हेयर द्वारा। कब किया गया था? 1817 ईस्वी में। कहाँ किया गया था? तो कलकत्ता में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है भारतीय दस्तकारी उद्योग के पतन के कारण थे। तो भारतीय दस्तकारी उद्योग के पतन के कारण क्या था? ऑप्शन ए में दिया है अंग्रेजों द्वारा भारतीय बुनकरों में तैयार माल को कम से कम मूल्य पर लेना, सही है। अंग्रेजों द्वारा कच्चे माल पर नियंत्रण, ये भी सही है। इंग्लैंड में आयात की जाने वाली भारतीय वस्तुओं पर भारी आयात कर, ये भी सही है। इस प्रकार आपका उपयोग सभी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 है भारत में
अनौद्योगिकरण या प्राग औद्योगिकरण की अवधि थी। प्राग औद्योगिकरण की अवधि थी तब का ये था 1800 से 1850 ईस्वी था। 1800 से 1850 ईस्वी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में अनौद्योगिकरण या प्राग औद्योगिकरण की अवधि थी 1800 से 1850 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब हुई थी? भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना हुआ था 1850 ईस्वी। ये भी इम्पोर्टेंट, इधर जितना जा रहा है सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अच्छा से ध्यान देखिएगा और अच्छा से माइंड में सेट कीजिएगा। एक बार रिपीट हम लोग करेंगे 50, 51 और 52 को, इसको अच्छा से रिपीट करेंगे। तो फिर से एक बार 50 को हम लोग देखेंगे कि भारत में अनौद्योगिकरण या प्राग औद्योगिकरण की अवधि थी 1800 से 1850 ईस्वी। और दूसर का 51 नंबर है, भारत में आधुनिक औद्योगिकरण की स्थापना कब हुआ था? तो 1850 ईस्वी में। और क्वेश्चन नंबर 52 है, भारतीय बुनकरों की दयनीय हालत पर किस गवर्नर जनरल ने टिप्पणी की कि इनका दुख दर्द समूचे इतिहास में अतुलनीय है? कपड़ा बुनकरों की हड्डियों से भारत की धरती सफ़ेद हो गई है। ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा कहा गया था। ये भी तीनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, भारतीय बुनकरों की दयनीय हालत पर किस गवर्नर जनरल ने टिप्पणी की कि इनका दुख दर्द समूचे इतिहास में अतुलनीय है? कपड़ा बुनकरों की हड्डियों से भारत की धरती सफ़ेद हो गई। तो ये कहा गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है बैप्टिस्ट मिशनरियों की त्रिमूर्ति जोशुआ मार्समैन, विलियम कैरी एवं विलियम वार्ड ने श्री रामपुर को अपना कार्यक्षेत्र चुना, जिस कारण उन्हें श्री रामपुर त्रयी के नाम से भी जाना जाता। यह श्री रामपुर स्थित है। श्री रामपुर कहाँ स्थित है? तो श्री रामपुर आपका स्थित है बंगाल में। ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है, श्री रामपुर बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत में रेलवे का निर्माण के मुख्य कारण क्या थे? तो ऑप्शन ए में दिया है ब्रिटिश उद्योगों में उत्पादित वस्तुओं की तेजी से खपत एवं ब्रिटिश उद्योगों के लिए भारत के विभिन्न भागों से कच्चे माल की आपूर्ति। सही है। विस्तृत भारतीय समाज को एक राजनीतिक प्रशासनिक सूत्र में आबद्ध करना। ये भी सही है। तीसरा है, आंतरिक विद्रोह व बाह्य आक्रमण के दौरान सेना का तेजों से आवागमन। ये भी सही है। इस प्रकार का उपयोग सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत मतलब जननी की संज्ञा दी है? तो ये कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया था, संज्ञा दी गई है कार्ल मार्क्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित किया गया था? तो पहली आधुनिक पटसन मिल बंगाल में स्थापित किया गया था रिसरा में, जो कि बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि कह रहा है 57 नंबर कि पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो पहले आधुनिक लोहा इस्पात की स्थापना कहाँ हुई थी? बिहार में। राइट आंसर हो जाएगा बिहार में। अगला क्वेश्चन है, बिखरे हुए स्वायत्त गांवों के कवच को इस्पात के रेलों से छेद दिया गया, जिससे उनके जीवन रक्त का ह्रास हो गया। यह किसने कहा था? तो ये बुकानर ने कहा था। किसने? बुकानर ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी बुकानर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजाओं द्वारा कर लेना सूर्य द्वारा भूमि से पानी लेने के समान था, जो कि पुनः वर्षा के रूप में भूमि पर उर्वरता देने के लिए वापस आता था। पर अंग्रेजों द्वारा लिया गया कर भारत में वर्षा न करके
इंग्लैंड में ही वर्षा करता था। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कथन था आरसी दत्त के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आरसी दत्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारतीय पद्धति बहुत कुछ संपंज की तरह काम करती है। यह देखिए कह रहा है हमारी पद्धति बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है। यह गंगा के तटों से सभी अच्छी चीज़ों को सोख लेती है और टेम्स के तटों पर उन्हें निचोड़ कर गिरा देती है। यह कथन किसका है? तो ये कथन हो जाएगा आपका, यह कथन था जॉन सुलिवान का। जॉन सुलिवान का। ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है जॉन सुलिवान का। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों एवं राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये किसके द्वारा अधिवेशन किया गया था? इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये भी क्वेश्चन पूछा है कि कराची का अधिवेशन की 1931 में किसके द्वारा अध्यक्षता की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था कराची अधिवेशन की अध्यक्षता। अगला क्वेश्चन है अंग्रेज के कराची अधिवेशन जो मार्च 1931 में अध्यक्ष कौन थे? देखिए यहाँ पर दे ही दिया गया, जस्ट नीचे हम लोग बात किए ऊपर दे दिया है। अंग्रेजों कराची अधिवेशन का अध्यक्षता तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये भी सुमेलित करना है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो ये हो जाएगा स्ट्रेची आयोग। ये ध्यान दीजिएगा इसका वर्ष स्ट्रेची आयोग हुआ था 1880 ईस्वी में। इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड लिटन थे। बी दिया है लियान आयोग कब हुआ था? 1897 में। इस समय गवर्नर कौन थे? लॉर्ड एल्गिन थे। सी नंबर दिया है मैकडोनल्ड आयोग जो कि 1900 में हुआ था। इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। तीसरा गया है युड हेड आयोग जो कि 1943 से 44 के मध्य हुआ था। इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वेवेल थे। तो इस प्रकार सभी सुमेलित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का भीषणकल अकाल 1942-43 में कहाँ पड़ा था? तो भीषणकल अकाल आपका 20वीं सदी में बंगाल में पड़ा था। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बंगाल। चलिए अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से कौन कौन से उद्योग धंधे विकसित हुए थे? कौन कौन से उद्योग में धंधे विकसित हुए थे? तो आपका हो जाएगा जूट उद्योग, कोयला उद्योग, लोहा एवं इस्पात उद्योग और सूती कपड़ा। मशीनों का पुर्जे नहीं, तो 4 नहीं होगा। तो इस प्रकार 1, 2, 3 और 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। चलिए अगला क्वेश्चन है 1938 ईस्वी के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रचारित किया था? तो भारत सरकार ने अकाल संहिता 1883 ईस्वी में पारित किया था। ऑप्शन नंबर सी। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी वीवीआई कर लीजिएगा। अकालों को एक बार रिपीट करेंगे दोस्तों। अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रचारित किया था? तो 1883 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ था? तो भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ लॉर्ड मेयो के समय हुआ था। ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है लॉर्ड मेयो। अगला क्वेश्चन है रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब पारित किया गया था? तो रेल विभाग के लिए रेल बजट कब पारित किया गया था? तो 1920 ईस्वी में प्रथम रेल बजट पारित किया गया था। कब? 1925 ईस्वी में पृथक रूप से रेल बजट को प्रारंभिक किया था। कब? 1925 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं
बसने की अनुमति दी गई थी। तो ये हो जाएगा 1833 ईस्वी में। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली थी? तो 1853 ईस्वी में। 1833 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी 1833 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, सॉरी दोस्तों, कट गया मिनट। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, द इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका रमेश चंद्र दत्त थे। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक थे रमेश चंद्र दत्त, हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम 1913 ईस्वी में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है, 1913 ईस्वी में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया। यह कथन किसके द्वारा था? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा था। कार्ल मार्क्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स के द्वारा था। अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी है? तो ये धन के निकाय को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी गई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, यह कथन किसका है कि भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं? ये किनके द्वारा कथन कहा गया था? तो ये कहा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था कि भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं। अगला क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे? तो ये आपका हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थविदों में शामिल थे, मतलब कौन कौन ऐसे थे जिन्होंने भारतीय अर्थविदों में शामिल थे? कौन महापुरुष थे जो भारतीय अर्थविदों में शामिल थे? तो ये आपका थे, ये दादा भाई नौरोजी थे, शामिल थे, सही है। आरसी दत्त भी शामिल थे, एमजी रनाडे भी शामिल थे, डीएन गाडविल भी शामिल थे, गोपाल कृष्ण गोखले भी शामिल थे और केटी शाह भी शामिल हुए। इस प्रकार आपका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे सर थॉमस हॉलैंड के सभापतियों में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा 1916 ईस्वी में। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो पहला औद्योगिक सम्मेलन आपका हो जाएगा 1907 ईस्वी में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1925 ईस्वी में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपका एम विश्वेश्वरैया थे। भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? एम विश्वेश्वरैया थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? तो ये किए थे आपका दादा भाई नौरोजी किए थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय में बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही भारत में सर्वप्रथम 1853 ईस्वी में रेल लाइन को बिछाया गया था, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिणाम नहीं था? इनमें से कौन ब्रिटिश उपनिवेशी का शासन का परिणाम नहीं था? तो आपका ए में दिया है, भारतीय कृषि का विनाश था, भारतीय उद्योगों का विनाश भी था, भारतीय व्यापार का विनाश नहीं था
और भारतीय सामंतवाद का विनाश भी था। तो नहीं पूछ रहा है, परिणाम नहीं था, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतीय व्यापार का विनाश। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1813 से पहले ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया था? तो ये आपका हो जाएगा मुक्त व्यापार नीति, फ्री ट्रेड पॉलिसी। फ्री ट्रेड पॉलिसी नहीं अपनाया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। कह रहा है दादा भाई नौरोजी द्वारा उनकी कृति पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रस्तुत किए गए अपहरण सिद्धांत मतलब ड्रेन थ्योरी शब्द को निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक समुचित रूप से परिभाषित करता है? तो ये आपका परिभाषित करता है कि भारत की राष्ट्रीय संपत्ति या कुल वार्षिक उत्पाद का एक हिस्सा ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा था, जिसके लिए भारत को कोई महत्वपूर्ण प्रतिफल नहीं मिलता था। तो यही सही है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 है भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेस मतलब होम चार्ज भारत से संबंधित दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। निम्नलिखित में से कौन सी निधि या निधियां होम चार्जेस की संगठन थी? होम चार्जेस की संगठन थी। तो ये अब ए में दिया है लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली नीति सही है। भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई गई नीति ये भी सही है। भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि ये भी सही है। इस प्रकार आपका उपयोग सभी हो जाएगा, इनमें से 1, 2 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन है किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की? ये भी बहुत भी क्वेश्चन है, आप ये इसको भी ध्यान देखिएगा। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ किया था? किस कंपनी ने भारत में रेल सेवा सबसे पहले प्रारंभ किया था? तो ये उसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे। ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे ने ही भारत में इस कंपनी के द्वारा ही भारत में रेल लाइन बिछाने का शुभारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर ग्रेट इंडियन पेनिसुलन रेलवे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 में दिया है किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, सही है। कथन 2 है सरकार रैयत को पट्टे देती थी, ये भी सही है। तीसरा का है कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था, ये भी सही है। तो कथन 1, 2 और 3 तीनों सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावित देन थी। किसकी प्रभावित देन थी? दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावित देने थी। कौन से कथन इसमें सही है? चलिए हम लोग कथन फर्स्ट देखेंगे। उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है, बिल्कुल यह सही है। उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया, नहीं, यह कथन बिल्कुल गलत है। ये उनके द्वारा नहीं, ये दयानंद सरस्वती के द्वारा कहा गया था। कथन 2 गलत है। कथन 3 है उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों को निराकर की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया, नहीं, ये भी नहीं उन्होंने कहा था। तो इनमें से चुनना है कौन से कथन सत्य है। तो ये सत्य है सिर्फ केवल कथन 1 है कि उन्होंने अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया।
तो चाय के व्यापारिक के अधिकार को ब्रिटिश इंडिया ने 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही खो दिया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो हम लोग इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को समाप्त करेंगे। जितना भी क्वेश्चन था एक्सरसाइज 17 को हम लोग कवर कर चुके हैं। आगे एक्सरसाइज 18 को हम लोग कल लेकर आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ अच्छा आपको वीडियो लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको आसानी से प्राप्त हो। चलिए दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़िए, सिलेक्शन आपका होगा ज़रूर। जय हिंद, जय भारत।